अब जो कमेटी के पिछले 2 साल थे यानी 2023 और 2024 उसमें 40% इन्फ्लेशन हुई। इससे भी ज़्यादा अच्छा होता कि मैं ये पैसे बजाय सेविंग्स अकाउंट में रखने के मैं स्टॉक ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर देता। जो तो अब 2 साल बाद मेरे पास 2 लाख के बजाय 3,70,000 के आसपास अमाउंट मौजूद होता। तैयब खान को 500 रुपये जीतने के लिए एक बार फिर से मुबारकबाद। लेकिन आज का क्विज़ मैंने थोड़ा सा मुश्किल बनाया है, साथ ही इनाम की रकम भी दुगनी कर दी यानी डबल अमाउंट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। 2018 की वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में हर 3 में से एक शख्स बैलेट कमेटी या बीसी जिसको कहते हैं वो डालता है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक में पैसे सेव करने का एक बहुत ही मशहूर तरीका है। ख़ास तौर पे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में ऐसा था, हमारी जनरेशन में भी रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्यों ये तरीका जो है ये एक बुरा आइडिया है पैसे सेव करने का, बल्कि इसमें नुकसान भी हो सकता है। कमेटी या बीसी बेसिकली पैसे जमा करने का ओवर टाइम एक टूल है, पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। या फिर आप कह लें कि बग़ैर सूद का उधार, इंटरेस्ट फ्री लोन है। ये नॉर्मली उस वक्त लिया जाता है जब आपने कोई बड़ा एक्सपेंस करना हो जो अपनी सेविंग से या अपनी सैलरी से नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में अप्लाइंसेस लेने, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी वगैरह, कोई नया फ़ोन लेना है महंगा, इवन कोई एडमिशन फ़ीस लेनी है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, या कोई बड़ा एक्सपेंस करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोटरसाइकिल लेनी है, उसके लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि चंद लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, कमेटी या एसोसिएशन बनाते हैं, और ये क्योंकि ट्रस्ट पे चलती है तो ये लोग आपस में नॉर्मली एक दूसरे को जानते हैं। मसलन ये फैमिली के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स, या फैक्ट्री या ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं। अब ये सब मिलकर एक इनफॉर्मल बैंक अकाउंट कह लें या मनी पॉट कह लें, गुल्लक, उसके अंदर हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट डालते हैं, और महीने के आखिर में फिर बैलेट यानी कुरानंदाज़ी होती है और पर्चियों में सबके नाम डाले जाते हैं। जिसका नाम निकल आता है वो ये सारे पैसे ले लेता है। उसके बाद ये एक्सरसाइज अगले माह रिपीट की जाती है और इसको बार बार रिपीट किया जाता है जब तक कि हर बंदे को एक बार ये पॉट ना मिल जाए। अच्छा, कुछ कमेटी मेंबर्स जो है वो एक ही दफ़ा कुरानंदाज़ी कर लेते हैं पहली कमेटी के टाइम पर, और सबकी पर्चियाँ निकल आती हैं, सबको नंबर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, तो पता चल जाता है किसका पहला है, किसका 10वां है, किसका आखिरी है। तो आप ये मान के चलिए कि पिछले 2 साल पहले मैंने ऐसी ही एक कमेटी में हिस्सा डाला, और 2 साल की मुद्दत थी, तो 24 मेंबर और 24 उसकी किस्तें बनती थी, 8,330 रुपये की हर किस्त। और आखिरी मेंबर को यानी जब 24वीं कमेटी मिल जाती है 2 लाख रुपए की, तो ये कमेटी बंद हो जाती है। अब मान लें कि ये आखिरी मेंबर मैं था जिसको आखिरी कमेटी मिली। अब जो कमेटी के पिछले 2 साल थे यानी 2023 और 2024 उसमें 40% इन्फ्लेशन हुई। तो उस हिसाब से जब मुझे 2 लाख रुपए मिले 2025 के अंदर जाके, तो उसकी वैल्यू 1,60,000 रुपये के बराबर थी। यानी सादा अल्फाज में मुझे 40,000 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कमेटी में नुकसान ही हो। फ़र्ज़ कर लें कि मुझे पहली कमेटी मिल गई होती बजाय 24वीं कमेटी के, तो उस सूरत में क्या होता? उस सूरत में ये होता कि हर किस्त पे मेरी जो वैल्यू है किस्त की वो कम होती जाती, और जब तक मैं 24वीं किस्त पे पहुंचता तो 40% इन्फ्लेशन के हिसाब से जो मैं 8,330 रुपये भरता उसकी वैल्यू 5,000 रुपये होती। तो इसका मतलब ये है कि मैंने पैसे तो ज़्यादा ले लिए शुरू में, लेकिन किस्तें मैंने कम भरी। दूसरा फ़ायदा ये होता कि क्योंकि मैंने पैसे शुरू में ही लेके उस वक्त खर्च कर लिए, तो मैंने उसकी पूरी वैल्यू रियलाइज़ की। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कमेटी का मकसद था कि मुझे होंडा 100 ख़रीदनी थी, तो जब पहली कमेटी निकली उस वक्त उसकी कीमत 1,90,000 रुपये थी, तो मैंने वो ख़रीद ली, फिर भी 10,000 रुपये मेरे पास बच जाते। लेकिन अगर मैं ये 2 साल बाद ख़रीदता जब मुझे 2 लाख रुपए मिलते, तो उस वक्त उसकी कीमत 2,20,000 रुपये जा चुकी है। तो कमेटी लेने के बावजूद मुझे 20,000 रुपये जेब से डालने पड़ते उस बाइक को ख़रीदने के लिए। अब अगर इसका मैं ख़ुलासा करूँ तो पहली कमेटी लेने की वजह से मैं अप फ्रंट पैसे तो सारे ले लेता, लेकिन किस्तों की मद में मैं कम पैसे अदा करता, क्योंकि महंगाई की वजह से रुपीस की वैल्यू कम हो रही थी। यही वजह है कि जिसको आखिरी कमेटी मिलती उसका 40% नुकसान हो जाता, और पहली कमेटी मेंबर के तौर पे मेरा तो फ़ायदा हो जाता, ज़बरदस्त हो जाता मेरे लिए। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा काम ये होता कि मैं कमेटी लेते ही किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर देता जिसकी वैल्यू ओवर टाइम इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे किसी इस्लामिक बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रख देता, तो जो रेट्स मैं चेक कर रहा था उस टाइम के 2 साल पहले के, उस हिसाब से पहले साल में मुझे 20,000 रुपये का मुनाफा हो जाता, और 2 साल बाद तक मुझे 40,900 रुपये का मुनाफा हो जाता। इसका मतलब ये है कि अब 2 लाख के बजाय मेरे पास 2,40,900 रुपये होते, और अगर मैं होंडा 100 ख़रीदता, जो कि महंगाई पैसे बढ़ चुके थे, जिसके 2,20,000 तक जा चुके थे,
उसको ख़रीदने के बावजूद मेरे पास 21,000 रुपये एक्स्ट्रा होते खर्च करने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा होता कि मैं ये पैसे बजाय सेविंग्स अकाउंट में रखने के मैं स्टॉक ETF के अंदर इन्वेस्ट कर देता, जो कि KSE 100 कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है या मिरर करता है। तो उस सूरत में पहले साल तो मुझे तकरीबन 2,500 रुपये का नुकसान हो जाता क्योंकि मार्केट गिरी थी, लेकिन दूसरे साल में मुझे 85% का मुनाफा होता, यानी तकरीबन 1,70,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हो जाता। तो अब 2 साल बाद मेरे पास 2 लाख के बजाय 3,70,000 के आसपास अमाउंट मौजूद होता और मैं होंडा 125 महंगी होने के बावजूद ख़रीदता और उसके बाद भी मेरे पास 1.5 लाख रुपए मज़ीद बचता। अब इससे भी बेहतर एक ऑप्शन था कि ये 2 लाख रुपए में बजाय स्टॉक ETF में डालने के मैं इसके बदले सोना ख़रीद लेता। तो उस वक्त के रेट के हिसाब से मुझे 1.3 तोला सोना मिल जाता 2 लाख रुपए का। और 2 साल बाद क्योंकि सोने के रेट बहुत बढ़ गए, मैं उसको वापस बेचने जाता तो मुझे 1,77,000 रुपये का मुनाफा होता, यानी अब मेरे पास 2 लाख के बजाय 3,77,000 रुपये मौजूद होते। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि किसको पता था कि स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न आएगा या गोल्ड में इतना रिटर्न आएगा। किसी हद तक ये बात सही है, एग्जैक्टली तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि रिस्क्स होते हैं गोल्ड मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं बहुत इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, पास में भी वीडियोस कर चुके हैं, आज का टॉपिक डिफरेंट है। बट समा मनी पे एक मैंने वीडियो की थी जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट क्रैश हो गई थी तकरीबन 5.5 साल पहले कोविड के फ़ौरन बाद। उसमें मैंने एक वीडियो की थी कि मेगा सेल लगी हुई है, अगर नहीं देखी तो वो जाके देखें। उसके अंदर जो मैसेज है वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उस वक्त 28,000 पे वो गिर गई थी। KSE 100 इंडेक्स 30,000 से भी ज़्यादा नीचे गिर गई थी, 28-29 पे थी और अभी 1.5 लाख से भी ऊपर जा चुकी थी। तो पिछले 5 साल में उस वक्त जिन्होंने वो मैसेज समझ लिया था, 5 साल में ऑब्वियसली उन्होंने अच्छे प्रॉफिट बनाए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हमारा मौजू है कमेटी का, एक और वैलिड सवाल है कि हर किसी की तो पहली कमेटी नहीं निकलती, या फ़र्ज़ करें कोई कमेटी डालने नहीं चाहता तो वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका एक आसान सा और छोटा जवाब तो ये है कि देखें, आप 2 लाख रुपए एक साथ नहीं भी हैं, लेकिन कमेटी में भी तो आप हर महीने जो 8,330 रुपये किस्त भर रहे थे, तो वो बजाय कमेटी में भरने के अगर आप किसी सेविंग्स अकाउंट्स में, इस्लामिक बैंक के या किसी ऐसे एसेट में जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलती है, हर महीने इन्वेस्ट करते रहें थोड़े थोड़े, और मान लेते हैं कि एनुअल जो है 10% एवरेज रिटर्न है वहाँ पे, तो 2 साल में वहाँ भी तकरीबन 5-6% तो रिटर्न आपको आ ही जाएगा, रफली स्पीकिंग, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो 2 लाख के ऊपर 9.5-10 हज़ार आप बना लेते तो उससे तो बेहतर है कि 2 साल में 2 लाख जो है वो 2 लाख ही रहे, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही। हमारे पेरेंट्स के दौर में ना बात कुछ और थी। एक तो ये कि उनको लगता था कि मजबूर करती है कमेटी आपको सेविंग करने पे, क्योंकि अदरवाइज़ वो पैसे खर्च हो जाते हैं, और कमेटी में जब आप होते हैं तो आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको किस्त देनी है, तो इस तरह से सेविंग हो जाती है। दूसरा, 1 आध साल में इतनी ज़्यादा स्पीड से इन्फ्लेशन भी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है, तो इतना ज़्यादा रुपये डी वैल्यू नहीं होता था। लेकिन तीसरी और सबसे अहम बात जो है वो ये कि उस दौर में बैंकिंग चैनल्स तक एक्सेस इतनी आसान नहीं थी। कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट होते थे, इतने ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, बल्कि अब 2026 आने वाला है, आप देखें तो अब तो हर बंदे के मोबाइल में बैंक अकाउंट है। सो ऐसे दौर में जब आपके पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, एक वेल्थ ऑफ नॉलेज है इंटरनेट के ऊपर, जो आपको बता रहे हैं लोग कि भाई किस तरह से आप पैसे इन्वेस्ट करके और अपनी वेल्थ ग्रो कर सकते हैं, उस सूरत में कमेटी जैसा आउटडेटेड आइडिया अडॉप्ट करना मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन होगा। और यही एक रीज़न है इस चैनल की क्रिएशन के पीछे कि फाइनेंशियली अवेयर किया जाए। मैं अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहता हूँ और सबको जो मुझे देखना चाहता है एजुकेट करना चाहता हूँ कि भाई जो बातें हमें नहीं पता थी अपने 40 साल तक की उम्र में, वो आपको कम से कम 18-20 साल की उम्र में पता चल जाए। बल्कि मैंने एक बाकायदा वीडियो में पूरा प्लान शेयर किया है कि ओवर टाइम अपनी वेल्थ कैसे ग्रो करनी है, अमीर कैसे बनना है। मैं पर्सनली खुद उस पर चल रहा हूँ, वीडियो का लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। चले, काफ़ी लंबी खिंच गई। क्विज़, तो पिछले जो क्विज़ था उसमें तैयब खान को एक बार फिर से मुबारकबाद 500 रुपये जीतने के लिए, और इस दफ़ा मैंने क्विज़ का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, लेकिन मैंने रकम भी दुगनी कर दी है। तो जो भी पहला बंदा कमेंट पे मुझे सही आंसर देगा उसको ही 1000 रुपये मिलेंगे। और सवाल ये है कि जो मैंने पहली एग्जांपल दी थी सेविंग्स अकाउंट वाली, उसमें जो सेकंड ईयर है यानी जो दूसरा साल है उसका प्रॉफिट रेट मैंने क्या लिया है। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।